हर सू गुप अंधेरा था और वो पिछले 25 घंटों से इस कमरे में बंद था। इन 25 घंटों में एक बार भी किसी ने आकर इसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। वो सामने दीवार को घूरता हुआ एक ही जगह को देखे जा रहा था, जो हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रही थी। जब इसकी आंखें थक जाती तो वो बंद कर लेता और फिर बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में दीवार को घूरने लगता, गोया इसमें सुराख ही कर डालेगा। पिछले 25 घंटों से ना तो इसने एक नवाला खाया था और ना ही 2 घूंट पानी के इसकी हलक से नीचे उतरे थे। दिसंबर था, मौसम यख सर्द था। तभी तो शदीद भूख प्यास के बावजूद वो अपने होश में बैठा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो एक पल को झुरझुरी लेकर रह गया, मगर ना तो अपना अंदाज बदला और ना ही देखने की कोशिश की कि कौन आया है। कदमों की चाप इसके बेहद करीब महसूस हो रही थी। 40-45 की दरमियानी उम्र की औरत आकर इसके करीब बैठी और बगौर सरता पैर देखने लगी। अहमद तो बिल्कुल बुत बना बैठा था। वो औरत अपने साथ खाना भी लाई थी, क्योंकि अहमद को इश्तिहा अंगेज खाने की खुशबू आ रही थी। इसने जब अहमद को अपनी जगह से जरा भी हिलता हुआ ना देखा तो इसने इंतहाई नरमी से अपना हाथ इसकी गालों पर रखा और प्यार से पिचकार कर कहने लगी, अहमद बेटा, ये देखो, मामा जानी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाई है। आपकी फेवरेट आलू की भुजिया और लच्छेदार पराठा। मगर अहमद ने एक नजर उठाकर देखना भी पसंद ना किया था। खालदा को हैरत हुई थी। अहमद 25 घंटों से भूखा प्यासा कमरे में बंद था, मगर इसके बावजूद वो इतना नॉर्मल कैसे था। खालदा बहुत देर तक बामुश्किल प्यार से अहमद को बहलाने की कोशिश करती रही, मगर इसने जब कोई रद्दमल जाहिर ना किया तो खालदा ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो बामुश्किल जब्त करते हुए कहने लगी कि अहमद बेटा, जानते हो ना, मामा को ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब मामा कुछ प्यार से कह रही हैं तो इस पर अमल करते हैं ना, आगे से ये नखरे नहीं दिखाते। खालदा की आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थीं। इसने दांत पीस कर कहते हुए अहमद के कान मरोड़ ही तो डाले थे। वो सिसक कर फौरन मां को देखने लगा और घूरता ही चला गया। जब आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है तो फिर ये झूठी मोहब्बत क्यों दिखाती हो? नफरत करो मुझसे और मारो मुझे, जैसे मेरे साथ शुरू से करती आ रही हो। जब भी बाबा घर से चले जाते थे तो अहमद आज फट पड़ा था। वो संजीदगी से शोला उगलती नजरों से देखते हुए बोला था। अहमद के मुंह से ये सब सुनकर खालदा तो हक्की बक्की रह चुकी थी। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही डरा सहमा हुआ अहमद है, जो इसके एक बार गुस्से से देखने पर ही छुप जाया करता था। इसने खुद को संभालते हुए फौरन पलटकर जवाब देते हुए कहा कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं और माँ से इस लहजे में बात नहीं करते, वरना माँ एक बार फिर तुम्हें ठंडे यख पानी से नहला भी सकती है। अहमद ने इतना सुना तो कांप उठा था। वो ये वक्त कैसे भूल सकता था जब खालदा ने इसके साथ वो घिनौना काम किया था। उस रोज अहमद को शदीद बुखार था और खालदा बार बार इसे दूध लाने का कह रही थी। बेचारा अहमद बुखार की वजह से जवाब ना दे सका और यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। खालदा जैसी नाक पर गुस्सा रखने वाली औरत से ये सब बर्दाश्त ना हुआ और फिर इसने अगले ही पल अहमद के करीब आकर इसके मुंह पर थप्पड़ झड़ दिया था। अहमद तो हड़बड़ा ही उठा था, सहम कर जो देखने लगा और कहने लगा कि माँ, शदीद बुखार था इसलिए तुम्हारी आवाज सुनाई न दी। मगर खालदा तो ऐसी अनाजादी थी कि फौरन इस मासूम बच्चे को पकड़ा और यख ठंडे पानी में पहले इसका चेहरा भिगोती रही और फिर वही पानी इस पर उंडेल कर बोली, अब मेरा राजा बेटे का सारा बुखार 2 मिनट में उतर जाएगा। इस जैसी सरफेरी औरत को शायद पागल खाने में होना चाहिए था, जो जुल्म भी यूं करती थी गोया कोई सवाब का काम कर रही हो। बेचारा अहमद बुखार से तो वैसे ही तड़प रहा था, फिर बेहोश भी हो गया। मगर खालदा न जाने किस मिट्टी की बनी थी, इसे जरा रहम न आया। अहमद झुरझुरी लेकर दोबारा खालदा को देखने लगा था। तभी खालदा बिजारी से खाने की ट्रेस के सामने खिसकाते हुए कहने लगी, अब जल्दी से ये खाना खाओ और कमरे से बाहर निकलो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इतना कहकर खालदा एक बार फिर अपने रवैये में वापस आती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि अहमद तरसती हुई नजरों के साथ खाने को देखता रह गया। अहमद को उस वक्त बहुत भूख लगी थी और इस खाने के अलावा इसे कुछ भी नहीं सूझ रही थी। इसने फौरन से खाना अपने सामने रखा और इसे खाने लगा। अभी इसने भूख से तड़पते हुए एक ही निवाला तोड़कर मुंह में डाला ही था कि इसके तन बदन में आग सी लग गई। इसके पेट में तो गोया अंगारे जलने लगे थे।
इसे शदीद मिर्चें लगने लगीं क्योंकि आलू की भुजिया में आलू कम और सब्ज मिर्चें ज्यादा दिखाई दे रही थीं। अहमद फीका लगने की वजह से खांसने लगा था। इससे तो सांस लेना भी दोबर हो रहा था। जबकि इसके खांसने की आवाज सुनकर खालदा मुस्कुराई थी। ये तो इसकी चाल थी। आज तक वो ये सब तो करती ही आई थी। न जाने इस मासूम बच्चे को जिद करके इसे क्या सुकून मिलता था। वो क्यों इस बच्चे पर इस कदर जुल्म किया करती थी कि अब वो मासूम बच्चा 10-12 साल की उम्र में भी एक समझदार शख्स लगने लगा था। अहमद भागकर किचन में गया और पानी पीने लगा। इसने एक ही सांस में पानी पिया तो मिर्ची लगना कुछ कम हुई, मगर यूं 24-25 घंटे के बाद पानी की इतनी ज्यादा मिकदार पीने की वजह से इसके मैदे में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। वो दर्द से तड़पने लगा था। जबकि अहमद को इस हालत में देखकर खालदा रूह के अंदर तक सुकून महसूस कर रही थी। वो जानबूझकर नाटक करते हुए अहमद के पास आई और आकर कहने लगी, अरे अहमद बेटा, क्या हो गया? कितनी दफा कहा है कि अपनी औकात के मुताबिक खाना खाया करो। तुम्हें तो बस खराब बासी रोटी और एक अदद खराब प्याज ही सूट करता है। तुम ये मुर्ग मुसल्लम लच्छेदार पराठा खाओगे तो तुम्हें हजम कैसे होंगे? अहमद ने जब ये सुना तो सख्ते की कैफियत में चला गया। तभी खालदा ने इसके सामने खाना रखा जो कि सिर्फ एक अदद बासी रोटी और प्याज पर मुश्तमिल था। 24 घंटों की भूख और एक बार फिर इसे हमेशा की तरह वही सूखी खाकर गुजारा करना पड़ा। जब वो खाने से फारिग हुआ तो खालदा ने इसे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगी, मैं अब तुम्हें मजीद मुफ्त खोरी करने नहीं दूंगी। तुम मर्द हो और मर्द काम करते हुए अच्छे लगते हैं। अहमद एक सांस खारिज करके रह गया। न जाने वो अब इससे क्या करवाने वाली थी। खालदा जमाई लेते हुए बोली, तुम्हें पूरा दिन रात तभी बंद रखा ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए। अब उम्मीद है तुम अपने बैग और किताबों को चूल्हे में झोंकोगे और जो मैं कहूंगी वही करोगे। अहमद को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर न जाने इसकी माँ इसके साथ ये सब क्यों कर रही थी। इसने डुबडुबाई आंखों से कहा कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, आपको लाखों पैसे लाकर दूंगा, मुझे पढ़ने दो। अहमद मिन्नत कर रहा था, मगर खालदा फौरन बोली, यही तो मैं नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें जिंदगी के किसी भी मकाम में सर उठाकर चलते देखना चाहती ही नहीं हूं। तुम मुझे तभी अच्छे लगोगे जब तुम बड़े बड़े लोगों की बगल में नहीं बल्कि इनके पैरों में बैठकर इनके जूते साफ करते दिखाई दोगे। अहमद हैरत से मां को देखता रहा। कितनी ही देर वो खामोश रहा और सामने बैठी औरत को देखता रहा जो इसके बालों में बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी, मगर जबान से जहर उगल रही थी। अहमद बेयकीनी से कहने लगा, मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। न जाने कितना दर्द छुपा था इस जुमले में, मगर खालदा फौरन बोली, तो कहना छोड़ दो मुझे माँ, वैसे भी मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूं। अहमद पर तो पहाड़ टूट पड़े थे। खालदा न जाने क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी कि तुम मेरे सगे बेटे हो ही नहीं, बल्कि मलाइका नामी औरत के बेटे हो। मैं तो तुम्हारी दूसरी माँ हूँ, जिसे तुम्हारा बाप मेरी खिदमत के लिए लाया था। अहमद इससे आगे बहुत कुछ सुनता रहा। एक एक लफ्ज इसके दिमाग पर अपना असर छोड़ रहे थे। वो सब सुनकर चुपचाप वहां से उठ गया। अगले ही दिन से इसकी नौकरी शुरू हो चुकी थी, यानी चाय की दुकान पर इसे काम लगवा दिया था खालदा ने। वो 12 साला बच्चा अंदर ही अंदर कोड़ रहा था। इतना सब कुछ हो चुका था और वो समझता रहा कि खालदा सगी माँ होकर इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शाम को घर गया तो खालदा ने सबसे पहले आज की दिहाड़ी वसूल करवाई। वो 150 रुपया कमा कर लाया था, जिसे खालदा ने लेकर इसे घर के कामों में लगा दिया। वो तो अब बराह रास्त इसकी तस्दील करने लगी थी। कभी पैर धुलवाती, कभी जूते उठवाकर अपने पीछे बिला वजह चलाती रहती। सर्दियों की यख बस्ता रात थी। बाहर ठंडी हवा के साथ साथ हल्की बारिश भी हो रही थी। लोग गर्म लिहाफों में खुद को लपेटे मीठी नींद सो रहे थे, मगर उसी वक्त एक बच्चा ठिठुरता कांपता एक पुरानी सी चादर से खुद को लपेटकर तेज तेज कदम उठाए हुए घर की जानिब बढ़ रहा था। ये दिसंबर की यख बस्ता रात थी और आज तो मामूल से हटकर बारिश भी बेतहाशा हुई थी। आसमान से ओले पड़े थे, जिसकी वजह से फिजा में काफी हद तक ठंडक फैल चुकी थी। दर्जा हरारत उस वक्त मंफी दर्जे को पहुंचने वाला था, मगर इसके बावजूद वो लड़का बारीक से कपड़े पहने एक पुरानी सी चादर को खुद से लपेटे हुए घर की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। वो बार बार कभी पीछे पलटकर देखता तो कभी दाएं बाएं, बस इसी कोशिश में लगा था कि कहीं कोई अपना मुझे नजर आ जाए या कोई शख्स जिसे देखकर इसकी थोड़ी हिम्मत बढ़े। आखिर को इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 10-12 साल।
इतनी उम्र का बच्चा रात के 12 बजे अकेले घर की जानिब जा रहा था। सर्दी से कपकपाते हुए वो धीरे धीरे जा रहा था। जितनी कोशिश करता कि वो तेज कदम उठाकर घर तक पहुंचे, उतनी शदीद सर्द हवा के थप्पड़ इसका खून जमाने लगते। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि इसकी एक एक नस दर्द कर रही थी। अहमद को बेसाख्ता खालदा के कहे अल्फाज याद आने लगे। मलाइका एहसन की मोहब्बत थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों चचाजाद थे, और इनके बीच इनकी फुप्पोजाद खालदा भी थी, जो एहसन को पसंद करती थी। इसने एहसन को फंसाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। मलाइका और एहसन की शादी हो गई, और इन्हें एक साथ देखकर खालदा तो अंदर ही अंदर जलने लगी। वो तन्हाई में खालदा को जी भरकर बद्दुआएं दिया करती, जबकि मुंह पर मीठी छुरी बनकर जाया करती थी। आखिर इन दोनों के प्यार को खालदा की नजर लग ही गई। अहमद की पैदाइश के बाद मलाइका दुनिया से चल बसी, और फिर खालदा जानबूझकर अच्छे बनने का ढोंग रचाते हुए एहसन की जिंदगी में शामिल हो गई थी। अहमद भी तो मलाइका का बेटा था, भला वो इसके साथ कैसे अच्छा रवैया रख सकती थी। बचपन में इसने सिर्फ अहमद को मरने नहीं दिया था। एहसन के जाने के बाद वो अहमद का वो हाल करती कि बेचारा तड़प कर रह जाता। चंद माह के बच्चे को चिलचिलाती धूप में लिटा देती, और जब तक वो रो रो कर गश ना खाने लगता, बिल्कुल भी ना उठाती। चूंटियां इसके पैरों पर छोड़ दिया करती। जब अहमद दर्द से चिल्लाता तो इसे सुकून आता था। ये सब इसने तफसील के साथ अहमद को बताया था। अहमद के दिल में खालदा के लिए तमाम तर इज्जत खत्म हो चुकी थी। वो चलता हुआ जब घर के दरवाजे तक पहुंचा तो एक बार फिर इसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आज तो वो मामूल से ज्यादा ही लेट हो चुका था। इसकी माँ ने तो इसे 10 बजे का वक्त दे रखा था कि 10 बजे वो घर मौजूद हो, मगर आज तो रात के 12 हो चुके थे, और वो अभी तक घर नहीं लौटा था। इसके वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। कहीं एक बार फिर इसकी माँ इसका वही हश्र ना करे जो एक बार पहले भी कर चुकी थी। इसने डरते हुए दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने भी आकर दरवाजा ना खोला। एक बार फिर आसमान पर बादल छा चुके थे, और यूं लगता था कि अभी बरसने को हैं। उस लड़के ने उस गली में नजर दौड़ाई तो दूर तक अंधेरा था, ना कोई इंसान था ना कोई जानवर। इसने खौफ के मारे तेज तेज दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, और अब तो वो हल्की सी आवाज में माँ को आवाज भी देने लगा था। आखिरकार कुछ देर बाद इसे अंदर से बुड़बुड़ाती हुई एक आवाज आई। इसे अंधेरे से डर लग रहा था, और अंदर से आती खातून से भी, कहीं वो इसे थप्पड़ ही ना मार दे। दरवाजा खुला तो सामने खालदा खड़ी थी, जो नागवारी से जमाई लेते हुए अहमद को देखकर बोली कि अगर इतना ही लेट आना था तो आने की जरूरत ही क्या थी। वहीं होटल में कहीं मर खप जाते, मेरी नींद तो ना खराब होती। वो फौरन घर के अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि बारिश शुरू हो चुकी थी, इस वजह से आने में देर हो गई। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, खालदा ने इसकी जेबें टटोलना शुरू कर दी, जहां से सिर्फ 100 रुपया ही निकला था, जिसे देखकर खालदा का मुंह लटक गया, और नागवारी से अहमद को देखकर कहने लगी कि आज सिर्फ 100 रुपया? क्यों, बाकी के पैसे कहाँ हैं? अहमद ने जब ये सुना तो सटपटा सा गया, और फिर कहने लगा कि आज मुझे भूख बहुत लगी थी, इसलिए मेरा दिल बर्गर खाने को चाहा, तो मैंने कुछ पैसे निकालकर बर्गर खा लिया। खालदा ने जब ये सुना तो इसके चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा। इसने ना आओ देखा ना ताओ एक जन्नाटेदार थप्पड़ अहमद के मुंह पर मार दिया, और बोली, ये किससे पूछ कर तूने खाया है? क्या तुझे खबर नहीं थी कि तुझे मेरे आगे जवाब देना है? बहुत शौक है तुझे मुर्ग मुसल्लम खाने का, आज बताती हूँ तुझे। अहमद रोने लगा था, और रोते हुए बोला, भूख लगी थी, सुबह का कुछ नहीं खाया था, इसलिए कुछ लेकर खा लिया। मगर खालदा को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसने अहमद को कई थप्पड़ मारे और मारकर वहीं कमरे में कोने में फेंक दिया। वो सारी रात यूं ही बैठा रोता रहा। इसका सबर जवाब दे चुका था। वो क्यों ऐसी औरत का जुल्म सहे जो इसकी कुछ लगती ही ना थी। इसे तो कभी गुस्सा आता तो कभी शदीद नफरत महसूस होती। इसकी भी क्या जिंदगी थी। सगी माँ तो इसकी इसे जन्म देते हुए दुनिया से चली गई थी। इसके अब्बा ने इसकी परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। वो बचपन से मासूम बच्चा माँ समझकर मोहब्बत करता रहा था, मगर जब सूझबूझ के काबिल हुआ और अपनी माँ के जो अंदाज देखे तो इसे इनसे नफरत सी होने लगी। ये तो इसकी माँ भी नहीं थी, तो फिर कैसे माँ जैसी अहमियत और मोहब्बत देती। खालदा के लिए सिर्फ इसकी सगी औलाद एक बेटा और एक बेटी ही इसको अजीज थे। वो अहमद को सवाई मलाइका की औलाद के और कुछ भी ना समझती थी। रात को ही खालदा ने अहमद से सारे घर के काम करवाए। वो बेचारा बच्चा पहले होटल पर सबकी बातें सुनता रहा, और फिर यहाँ घर आकर काम करने लगा। यूं ही काम करते करते न जाने कब इसकी आंख लग गई।
जब सुबह खालदा ने उठकर देखा कि वो यूं ही फर्श पर लेटे बगैर कोई काम निपटाए सो रहा है, तो वो चीख कर अहमद को जगाते हुए झटक कर उठाने लगी। अहमद थकावट की वजह से बुखार में मुब्तला था, मगर खालदा को इस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। वो अहमद के मुंह पर दर हकीकत मलाइका से बदले ले रही थी। खालदा की डांट सुनकर आखिरकार अहमद को जागना ही पड़ा। वो सुर्ख आंखें लिए खालदा को देखने लगा। आज इसके दिल में खालदा के लिए जरा भी मोहब्बत मौजूद ना थी। वो कड़ी निगाहों से इसे देखते हुए कहने लगा, मैं अब तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, ना ही होटल में जाऊंगा। अगर इतना ही शौक है काम करवाने का तो अपने बेटे को भेजो। अहमद लड़खड़ाते हुए और अपने कपड़े झाड़ कर उठ बैठा। खालदा दूसरी मर्तबा इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, मगर आज तो वो इस कदर गुस्से में थी कि इसने अहमद को कान से पकड़कर कई थप्पड़ मार दिए और मार कर बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की। कल से तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ। बहुत पढ़ निकल आए हैं। ये मत भूल कि खालदा को सारे पर काटना अच्छे से आते हैं। मगर अगले ही पल अहमद इसका हाथ झटक कर बोला कि मुझे हाथ मत लगाओ, तुम मेरी मां नहीं हो, ये मैं जान चुका हूं। अब मैं तुम्हारा कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, और जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बाबा को हर्फ बा हर्फ बताऊंगा। खालदा ने जब अहमद की जबान चलती देखी तो इसकी जान निकलने लगी। इसने अहमद को सब कुछ बताकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये लड़का तो डरने की बजाय अब शेर बन चुका था, मगर खालदा जैसी औरत कहाँ डरने वाली थी। इसने इन सब के बावजूद अहमद से कहा कि दफा हो जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ। अगर तुमने एक मिनट भी जाया किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर अहमद अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और इसी की तरह तड़क कर बोला कि जो कुछ मन में आए करके देख लो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अहमद की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, जो खालदा से हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने गुस्से से चिल्लाकर अपने बाल नोच लिए। वो ज़हनी तवाज़ुन तो शायद तब का ही बिगाड़ चुकी थी जब इसने मलाइका और एहसन की शादी होते देखी थी। इसने अहमद का गला दबा लिया और कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान लड़ाने की। जी तो चाहता है कि अपने हाथों से तेरा कत्ल कर दूं। अब मैं ऐसा ही करूंगी। बता दूंगी तेरे बाप को सारी रात सोया रहा और सुबह मरा हुआ उठा। अहमद कुछ पल के लिए सहमा था। अगले ही पल खालदा तेज धार चाकू लाई और अहमद की तरफ बढ़ी। अहमद तो कपकपाकर रह चुका था। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। आखिर था तो बच्चा ही, कितनी हिम्मत दिखाता। वो डर के पीछे हुआ ही था कि खालदा ने इसको गिरेबान से पकड़ लिया और चाकू वाला हाथ इसकी जानिब तेजी से बढ़ाने लगी। मगर अगले ही पल अहमद ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसी तगोदिन में अहमद रोता चिल्लाता इसका हाथ पीछे करने लगा। जब खालदा हावी होने लगी तो अहमद ने खालदा को टांग मारी, जिससे चाकू का रुख बदला और वो अपनी सिमत अहमद से हटाकर खालदा की गर्दन में उसी की हाथों पेविस्त हो गया। चाकू खालदा के गले में पेविस्त हो चुका था और वो तड़प रही थी। ये मंजर देखकर अहमद बुखला चुका था। वो बुखलाते हुए सामने तड़पती खालदा को देखने लगा। खालदा बोलना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, मगर वो अहमद को मारने वाले चाकू को खुद में ही समो चुकी थी। अहमद डर के मारे मुंह पर हाथ रखे पीछे भागने लगा। वो किसी को बुलाना चाहता था। वो खौफ के मारे जब भागकर गेट के पास गया और जो ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने एहसन खड़ा था, इसका बाप, जो आज कितने माह बाद शहर से वापस आया था। अहमद को इस हालत में देखकर सवाल करने लगा। अहमद ने बाबा को सब कुछ बताया। जब वो खालदा के पास पहुंचे तो वो तड़प तड़प कर मर चुकी थी। अहमद काफी सहम चुका था। ये सिर्फ एक हादसा था। तदफीन के बाद जो कुछ हुआ अहमद ने सब कुछ बाबा को बता दिया, जिसे सुनकर वो भी सदमे की कैफियत में था। खालदा इस हद तक भी गिर सकती थी, इसने कभी सोचा नहीं था। इसने अहमद को गले लगा लिया। इसके बाकी दोनों बच्चे भी इसके सीने से लगे थे, जबकि एहसन पुरसोच सा ज़हनी दबाव का शिकार था। इस हकीकत से निकलने में इसे शायद अब बरसों लगने थे।